आज का हमारा टॉपिक है अपने प्लांट टिश्यू में सेकेंड टाइप, जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हमने इसको बी नंबर पे रखा है और ए नंबर पे हमारा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसका जो डायग्राम है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे अपने परमानेंट टिश्यू के बारे में, इसका फ्लो डायग्राम और इसके अंदर कुछ पिक्चर हैं एनसीईआरटी बुक में, इसको भी आप लगातार देखते चलिएगा अपने बुक से, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सके और आप इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। फिर तो शुरू करते हैं हम लोग अपना परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो इसमें हमारा ना बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन इसमें बहुत सारा है। तो इसके लिए आप अपने सामने फ्लो डायग्राम खोल के रखिएगा, जो हमने अपने पहले वाले क्लास में आपको दिया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परमानेंट टिश्यू पहले होता क्या, इसके बारे में जान लीजिए पहले। व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूजेज द एबिलिटी टू डिवाइड दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपने क्या देखा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपने ये देखा जो कि प्लांट में प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ देने का काम करता है ना। मतलब ये हो गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा 3 प्रकार का था, एपिकल, इंटरकेलरी और हमारा कौन था कि लास्ट में लेटरल था। ये तीनों का तीनों जब अपना क्षमता खो दे डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या हो गया? ये अपने नंबर को और बढ़ाते चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट में ग्रोथ होता चला जाएगा। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने सेल डिवीजन के क्षमता को खो देता है तो फिर वो किसका रूप ले लेता है? परमानेंट टिश्यू का रूप वो ले लेता है। परमानेंट टिश्यू का मतलब हो गया कि इसमें किसी भी प्रकार का ग्रोथ देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ होने का तो एबिलिटी ये खो चुका है। तो परमानेंट टिश्यू हमारा किससे बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारा पास 3 था। पहला हमारा एपिकल, उसके बाद इंटरकेलरी और उसके बाद फिर हमारा था लैटरल। ये तीनों का तीनों जब अपना सेल डिवीजन का क्षमता खो दे, सेल डिवीजन का मतलब होता है कि अपने आप को जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक प्लांट में ग्रोथ कैसे होगा? ये अपने बच्चे को जब तक जन्म नहीं देंगे तब तक हमारे प्लांट का क्या ग्रोथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब तक, यानी कि जब हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवीजन का क्षमता खो देता है या अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाता है, तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसका रूप ले लेता है? परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिल जाएगा जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब कि जब हमारा प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यदि सेल डिवीजन का एबिलिटी क्या कर रहा है, खो रहा है, तो वो किसका रूप ले लेगा? पहली बात परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेगा। और परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि इसके अंदर अब क्या होगा, एक फिक्स शेप, साइज और फंक्शन होगा। तो जब हमारा परमानेंट टिश्यू एक फिक्स शेप, साइज और फंक्शन ले लेता है, मतलब किसका साइज क्या हो जाए, शेप क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, और ये अपना कोई खास फंक्शन परफॉर्म करने लगे, इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि जब हमारा परमानेंट टिश्यू एक परमानेंट शेप ले ले, साइज ले ले और वो अपना कोई एक अच्छा सा काम परफॉर्म करने लगे, एक्टिविटी करने लगे, इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। लेकिन परमानेंट टिश्यू कैसे बनेगा ये तो आपको मालूम चल गया। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर दे, अपने सेल डिवीजन की एबिलिटी को खो दे, तब हमारा परमानेंट टिश्यू बनता है। और जब परमानेंट टिश्यू परमानेंट शेप, साइज और ले ले और वो अपना कुछ खास फंक्शन परफॉर्म करने लगे, तो फिर वो हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यूज में बी डेड और लिविंग। परमानेंट टिश्यू जो हमारे होते हैं ना, वो डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर अभी तुरंत आपने बताया कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने सेल डिवीजन की एबिलिटी को खो देता है तो वो किसका रूप लेता है? परमानेंट टिश्यू का रूप लेता है। बिल्कुल आपने कहा ये बात, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि परमानेंट टिश्यू में अधिकतर जो टिश्यू होंगे वो हमारे कैसे टिश्यू होंगे? डेड टिश्यू होंगे परमानेंट टिश्यू में, क्योंकि वो परमानेंट शेप और साइज ले चुका है। परमानेंट शेप और साइज लेने का मतलब है कि उसमें अब ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो परमानेंट टिश्यू हमारा डेड भी होता है और लिविंग भी होता है, लेकिन अधिकतर कौन होंगे? डेड होंगे। ठीक है ना। आगे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और यहीं से आपका धीरे धीरे जो है ना डिवीजन बढ़ता चला जाएगा। इसके अंदर ये पाया जा रहा है, इसके अंदर ये पाया जा रहा है, इसके अंदर ये है। इसीलिए हमने कहा आपको कि सबसे पहले आप फ्लो डायग्राम को अच्छी तरीके से
समझ लीजिएगा। यदि आप उसको समझ आते हैं फिर आपके लिए ये सब चीज़ कुछ नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के पहले टाइप के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ देंगे अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है पहले वे देख लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू किससे मिलके बने होंगे? एक ही प्रकार के सेल से मिलके बने होंगे, और दूसरी बात जो हमारे सेल इसमें होंगे इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा, वो भी सेम होगा। मतलब कि सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे एक ही प्रकार के सेल से मिलके बने होंगे और उस एक प्रकार के सेल का स्ट्रक्चर भी सेम होगा और फंक्शन भी सेम होगा। तो ये हमारा कहलाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हमारा यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के हैं। पहला हमारा है प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा हमारा है सपोर्टिंग टिश्यू। इन दोनों के बारे में देख लेते हैं क्या है। प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब नाम से मालूम चल रहा है क्या करता होगा, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता होगा। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये हमारे नेचर में, नेचर मतलब इन्वायरमेंट नहीं, मतलब ऐसा खूबी होता है कि हमारे टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब हो गया कि हमारा टिश्यू क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा बेसिकली बताइए, ये सेल को प्रोटेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। आगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर भी दो टाइप है, पहला एपिडर्मिस है और दूसरा हमारा कॉर्क है, और कॉर्क को आप चाहे तो बार्क भी कह सकते हैं। ओके, यदि आपने फ्लो डायग्राम समझ लिया है तो फिर आपके लिए जो क्लासिफिकेशन बार बार हो जा रहा है ये आपके लिए फिर ये कुछ नहीं है, अब सब आपको समझ में आ रहा होगा यदि आपने फ्लो डायग्राम अच्छी तरीके से समझ लिया है तब। ठीक है, चलिए अब प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमारा पहला है एपिडर्मिस, उसके बाद हमारा दूसरा होगा कॉर्क या फिर बार्क। तो पहले एपिडर्मिस के बारे में समझते हैं क्या होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। मतलब कि एपिडर्मिस जो है ना वो एक ही सेल से बना हुआ है, और ये किस रूप में मालूम है, लेयर के रूप में। लेयर का मतलब है एक तरीके से चादर के तरह है ये, और ये जो चादर इतना बड़ा होगा एपिडर्मिस का वो एक ही सेल होगा बस। मतलब ये होगा कि एपिडर्मिस एक ही सेल है, पहला बात, और दूसरा बात ये किस रूप में है, लेयर के रूप में, मतलब कि चादर के रूप में। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था, इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो ये एक ही सेल से मिलके बना हुआ है और ये बेसिकली लेयर के रूप में है, चादर के रूप में है। इट इज़ प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स एक्सेट्रा। ये लगभग प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर एक चादर के तौर पे बिछाया हुआ है, जो कि क्या करने का काम करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। क्यों भाई, क्योंकि किसका टाइप है, प्रोटेक्टिव टिश्यू का है, तो ऑब्वियस बात है प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो हमारा चाहे वो पत्ता हो, फूल हो, या फिर हमारा रूट हो, टहनी हो, कुछ भी हो, इन सभी के ऊपर एक लेयर हमारा पहले से लगा रहता है, बहुत ही पतला सा लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर, वो हमारा है एपिडर्मिस का। ये हमारा बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद फिर है हमारा इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के हर एक पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि किसका टाइप है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का टाइप है, इसीलिए प्रोटेक्ट करने का काम करेगा प्लांट के हर एक पार्ट को। उसके बाद इट सेक्रेट्स अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स एक्सेट्रा। ये क्या करता है ना, ये हमारा जो एपिडर्मिस है एक वैक्स प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। वैक्स का मतलब होगा एक तरीके से चिपचिपाहट टाइप का ना एक लिक्विड ये प्रोड्यूस करता है। और वो लिक्विड क्या करता है बेसिकली मालूम है, आपके पत्ते के ऊपर, आपके टहनी के ऊपर, आपके रूट के ऊपर पानी का कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े उससे ये बचाता है। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा एपिडर्मिस है ये एक वैक्सी का मतलब हो गया थोड़ा सा चिपचिपाहट टाइप का लिक्विड ये प्रोवाइड कर प्रोड्यूस करता है, और वो लिक्विड बेसिकली हमारे रूट को, स्टीम को, लीफ को पानी से कोई गलत प्रभाव उस पर ना पड़ जाए उससे ये हमारा बचाने का काम करता है। कौन, वैक्स, जो कि कौन प्रोड्यूस करेगा, एपिडर्मिस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे ड्यू टू दिस प्लांट लूज लेस वाटर, इजी रिकवरी ऑफ इंजरी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फंगी। और एपिडर्मिस के वजह से ही हमारा प्लांट जो है इन्वायरमेंट में वाटर बहुत ही कम लूज कर पाता है। कम लूज करने का मतलब है कि ये अपने लिए पानी को ज़्यादा बचाता है। कौन, प्लांट। अच्छा, प्लांट अपने लिए पानी ज़्यादा क्यों बचा रहा है, क्योंकि इसको भी तो पानी का ज़रूरत है, और बचाने में कौन मदद कर रहा है,
एपिडर्मिस कर रहा है। कैसे? एक लेयर उसके ऊपर बना के। एक लेयर है तो क्या लेयर से पानी जाना संभव है? संभव तो है, लेकिन बड़े लेवल पे जाना संभव नहीं है। ठीक है, तो हमारे प्लांट के अंदर पानी बचाने का काम हमारा एपिडर्मिस करता है, ताकि प्लांट को पानी बार बार मिलता रहे और इसको कोई भी किसी समय पे पानी का कोई कमी ना हो। उसके बाद इजी रिकवरी ऑफ इंजरी। प्लांट में कहीं पर भी इंजरी होता है, कहीं पे कुछ उसका कट गया, छट गया प्लांट में, तो हमारा एपिडर्मिस उसको जल्दी रिकवर भी कर देता है। ये सारा का सारा बात एपिडर्मिस के बारे में हो रहा है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम फंगी। कई बार क्या होता है ना, प्लांट के ऊपर फंगी लग जाता है और फंगी लगने की वजह से हमारा प्लांट बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कभी कभार तो मर भी जाता है। तो इससे भी बचाने के लिए हमारा एपिडर्मिस ही हमारे सामने आता है और काम करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन से दैट द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द प्लांट इन मैनी वेज। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एपिडर्मिस हमारे प्लांट्स को अलग अलग प्रकार से बचाने का काम करता है। ओके, आगे। एपिडर्मिस हैज स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। एपिडर्मिस पहली बात तो हमारे रूट के ऊपर है, स्टीम के ऊपर है, लीव्स के ऊपर है, और इस एपिडर्मिस में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। इस छोटे छोटे छेद को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, 7 में भी आपने पढ़ा, 8 में भी आपने पढ़ा स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा का मतलब है कि एपिडर्मिस के ऊपर हमारा एक छोटा छोटा सा छेद पाया जाता है, उसी छेद को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। और ये जो स्टोमाटा है, इस स्टोमाटा को बंद करने का काम, खोलने का काम, मतलब ये हो गया कि स्टोमाटा पहली बात है क्या, एक छोटा सा होल है हमारा, तो इस होल को बंद करने का काम, खोलने का काम किसका है? हमारा गार्ड सेल का है। और गार्ड सेल किस प्रकार का होता है? किडनी शेप का होता है। किडनी शेप का मतलब हो गया हमारे ह्यूमन बॉडी में जो किडनी होता है ना, उसी शेप का ये हमारा गार्ड सेल होता है। और ये गार्ड सेल बेसिकली स्टोमाटा को बंद करना और खोलने का ये काम करता है। अच्छा, सवाल है कि आखिर स्टोमाटा को बंद क्यों करता है और खोलता क्यों है ना? इसके बारे में देख लेते हैं नीचे। स्टोमाटा आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। मतलब कि हमारे प्लांट में जो गैस का एक्सचेंज होगा, अच्छा प्लांट हमको क्या देता है? ऑक्सीजन। लेता क्या है हमसे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो हमको ऑक्सीजन देगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वो स्टोमाटा के थ्रू ही लेता है। स्टोमाटा हमारा क्या है? छोटा छोटा छेद है। तो स्टोमाटा जब तक खुलेगा नहीं, तब तक वो हमको ऑक्सीजन कैसे दे पाएगा, या फिर वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले पाएगा? तो उस स्टोमाटा को खोलने का, बंद करने का काम हमारे गार्ड सेल का होता है, ताकि प्लांट क्या कर सके? गैस का एक्सचेंज कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड ले सके और ऑक्सीजन हमको दे सके। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गार्ड सेल का काम है स्टोमाटा को खोलना और बंद करना, ताकि प्लांट सेल क्या कर सके? गैस का एक्सचेंज कर सके। आगे, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, लूज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। यानी कि ट्रांसपिरेशन का मतलब हो गया कि प्लांट भी वाटर को लूज करता है, वाटर वेपर के रूप में प्लांट भी वाटर को छोड़ता है। जैसे मान लीजिए नदी में, तालाब में पानी है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो क्या पानी हमारा एवेपोरेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आसमान में वो मिल जाएगा, बादल में मिल जाएगा। उसी प्रकार से प्लांट भी वाटर को लूज करता है, किस रूप में? वाटर वेपर के रूप में। और ये जो पानी हमारा वाटर वेपर के रूप में निकलेगा, वो भी किसके थ्रू निकलेगा? स्टोमाटा के थ्रू ही निकलता है। तो जब वो बाहर निकल रहा होता है, तो गार्ड सेल क्या करता है? स्टोमाटा को ओपन कर देता है, खोल देता है। और जब वो वाटर वेपर के रूप में पानी हमारा एनवायरनमेंट में चला जाता है, तो फिर वो गार्ड सेल अपने आप को बंद कर लेता है। इस तरीके से हमारा काम चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? पूरी तरीके से एपिडर्मिस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा है यहाँ पे कॉर्क, या फिर आप कह सकते हैं बार्क। ठीक है, शुरू करते हैं क्या है इसके बारे में। कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड प्लांट सेल्स। आप कॉर्क बोलो आप, या फिर इसको बार्क बोलो। अच्छा, बार्क और कॉर्क का मतलब क्या? देखिए, प्लांट का ना बाहरी वाला हिस्सा, जिसमें आप कभी कभी देखते होंगे कि पपड़ी उखड़ने लगता है प्लांट में, वही है हमारा बार्क, या फिर आप उसको चाहे तो कॉर्क भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली कैसा होता है? डेड सेल से मिलके बने होते हैं वो। तो प्लांट का जो वो पपड़ी वाला हिस्सा होता है, जो बाद में हम लोग उसको पपड़ी के रूप में उखाड़ भी देते हैं, तो वो हमारा बेसिकली डेड सेल से मिलके बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। इट प्रोवाइड्स टफनेस टू प्लांट्स। लेकिन वो कितना मजबूत होता है कि नहीं? बाहर में जो आप देखते हैं प्लांट के बॉडी में,
वो पपड़ी टाइप का, वो आप उखाड़ तो लेते हैं लेकिन क्या उसको आप इजीली तोड़ पाते हैं? नहीं तोड़ पाते, बहुत टफ होता है। तो ये क्या करता है कॉर्क बेसिकली या फिर बार क्या करता है, प्लांट को टफनेस प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद 8 सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ये जो बार्क में हमारे 1.5 सेल होंगे ये क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, मतलब कि हर एक 1.5 सेल आपस में बहुत ही जोर से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, बहुत ही जोर से वो चिपके हुए हैं, बहुत ही टाइटली पैक है। ठीक है, आगे। अब चूंकि टाइटली पैक है तो क्या उनके बीच में स्पेस होगा, सेल के बीच में? नहीं होगा। तो वो यहाँ पे लिखा गया है कि देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है दो सेल के बीच में स्पेस होना। तो अब चूंकि इसके सेल टाइटली पैक है तो क्या स्पेस होगा? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। कॉर्क हैज़ अ केमिकल कॉल सुब्रिन विच मेक्स डैम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। अब कॉर्क के पास ना एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम है सबरिन। और ये सबरिन क्या करता है, बेसिकली प्लांट को इम्परवियस प्रोवाइड करता है। इम्परवियस का मतलब है नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, मतलब कि आप प्लांट को कितना ही ज़्यादा मुक्का से मार दो या फिर कितना ही ज़्यादा आप उसके चारों तरफ पानी जमा करके रख दो, क्या प्लांट को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बार्क में हमारा एक केमिकल है, उसका नाम है सबरिन। और सबरिन बेसिकली ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है बार्क के पास, बार्क में बेसिकली, जिसके वजह से इसके ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो चाहे गैस हो चाहे वाटर हो, किसी प्रकार का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा बार्क वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हम सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में। और जहाँ जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ वहाँ आप लोग मिलाते हुए भी चलिएगा कि आखिर हम लोग फ्लो डायग्राम में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो फ्लो डायग्राम हमने पहले वाले क्लास में दिया था आपको, तो ध्यान से इसको मिलाते हुए भी चलिएगा। देखा जाए सपोर्टिंग टिश्यू हमारा क्या है। सपोर्टिंग टिश्यू और सपोर्टिंग इन नेचर, नाम से मालूम चल रहा है। कैसे होंगे ये हमारे सपोर्टिंग नेचर के होंगे, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ये। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू 3 प्रकार के हैं। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ओके, चलिए अब इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा है पैरेन्काइमा। इट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, तो ये हमारा किसका टाइप है, परमानेंट टिश्यू के बारे में ही है। तो ये हमारा एक परमानेंट टिश्यू है। आगे, इट कंसिस्ट लिविंग सेल, लेकिन इसमें हमारे जो सेल होते हैं पैरेन्काइमा में, ये हमारे लिविंग सेल होते हैं, मतलब कि जिंदा वाला सेल होता है। ओके, आगे, सेल्स आर लूजली पैक्ड सो देयर इज लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि ये जो हमारा पैरेन्काइमा होता है इस पे जो सेल है ये उतना टाइटली पैक नहीं होते हैं, बहुत ही ढीले तरीके से पैक होते हैं। ऑब्वियस ये बात है कि ढीले तरीके से पैक होंगे तो दो सेल के बीच में क्या पाया जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस तो पाया जाएगा, मतलब कि कुछ स्पेस खाली जगह पाया जाएगा, और वो पाया भी जाता है। आगे, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड, ये प्लांट को सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, प्लस प्लांट में जो भोजन बनता है, याद कीजिए किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, उसको ये स्टोर करने का भी काम करता है। द पैरेन्काइमा ऑफ स्टीम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, तो हमारा जो पैरेन्काइमा स्टीम का है या फिर जो हमारा रूट में प्रेजेंट है, यानी कि रूट में और स्टीम में जो हमारा पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, ये भी वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको और वाटर को भी स्टोर करने का काम ये करता है। उसके बाद इन कंसिस्ट थीन सेल वॉल्स, पैरेन्काइमा के पास थीन सेल वॉल भी होता है। सेल वॉल का मतलब आपको मालूम है, सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर पाया जाता है जो कि केवल प्लांट सेल में ही होता है। तो लेकिन इसमें जो सेल वॉल होंगे ना वो थोड़ा सा पतले होते हैं, थीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा एनसीईआरटी में, क्लोरेन्काइमा। देखिए हालांकि हमारा सपोर्टिंग टिश्यू 3 होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, लेकिन यहाँ पे हमारा कोलेन्काइमा है, सॉरी क्लोरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा नहीं, कोलेन्काइमा तो हमारा बाद में आएगा। इसी के अंदर पैरेन्काइमा के अंदर ही हम लोगों को पढ़ना पड़ता है एक क्लोरेन्काइमा के बारे में। ये क्या होता है देखो,
पेरेन्काइमा कंसिस्ट क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, सो इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। मतलब कि पेरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल होता है। अब चूंकि पेरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल है तो ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? फोटोसिंथेसिस वाला, मतलब कि भोजन बना सकता है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोरेनकाइमा भी कह देते हैं। क्लोरेनकाइमा इसका नाम क्यों पड़ा मालूम है? बिकॉज ऑफ क्लोरीन, सॉरी क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल के वजह से इसका नाम हमारा क्लोरेनकाइमा पड़ गया। और चूंकि पेरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल है इसीलिए फोटोसिंथेसिस कर सकता है, भोजन बना सकता है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। कोई पूछे कि इसका नाम क्लोरेनकाइमा क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा फिर एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होता है? देखो, इन एक्वेटिक प्लांट्स large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plants to help them float, so it is called erenchyma। erenchyma का मतलब है, अच्छा आपने देखा होगा प्लांट में ना, ऐसे हमारे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि पानी के अंदर डूबे तो नहीं होते लेकिन प्लांट पानी के ऊपर वो फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। क्यों तैर रहे होते हैं? क्योंकि उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है? पेरेन्काइमा पहली बात प्रेजेंट है। और पेरेन्काइमा के अंदर हमारा ना एयर कैविटी है। एयर कैविटी का मतलब हो गया खाली खाली जगह बहुत ज़्यादा है, और खाली खाली जगह है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, तो ऑब्वियस ये बात है वो हमारा कैसा हो जाएगा? प्लांट हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी में क्या कर पाएगा? तैर पाएगा, फ्लोट कर पाएगा। और बुआइंसी का मतलब होता है आराम से पानी के ऊपर तैर पाना, तो इसीलिए हम लोग पेरेन्काइमा को एरेनकाइमा भी कहते हैं। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ पेरेन्काइमा को हम लोग एरेनकाइमा भी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरेन्काइमा में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? एयर कैविटी प्रेजेंट रहता है। एयर कैविटी का मतलब होगा खाली खाली स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, और चूंकि खाली स्पेस है तो हमारा कैसा हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, जिसके वजह से ये प्लांट हमारे पानी में इजिली तैर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एरेनकाइमा भी कहते हैं। और बुआइंसी का मतलब हो गया एक तरीके से क्या? वो क्षमता प्लांट का जिसके वजह से वो प्लांट के ऊपर तैर पाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड हमारा था कोलेनकाइमा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ये दोनों का दोनों हमारा पेरेन्काइमा के अंदर ही आता है। अब हमारा इसमें सेकेंड है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में क्या है? देखो, सबसे पहला बात, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। पहली बात, ये भी हमारा क्या है? एक परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है, पहला बात। इट कंसिस्ट लिविंग सेल, इसमें लिविंग सेल होते हैं, यानी कि जिंदा होते हैं। देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें हमारे क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, मतलब कि दो सेल के बीच में स्पेस तो होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। इसका मतलब हो गया क्या इसमें भी सेल हमारे टाइटली पैक हैं? टाइटली पैक नहीं है, क्योंकि यदि टाइटली पैक रहता तो हमारा इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस है। इसका मतलब हो गया कि ये भी उतना ज़्यादा टाइटली पैक नहीं है, स्पेस है बेसिकली। आगे, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, मतलब कि ये भी हमारा बेसिकली सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है। सपोर्ट का मतलब हो गया कि आंधी तूफान आएगा तो जल्दी से एक गिरेगा नहीं, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, और ये हमारे प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसलिए आपने देखा होगा प्लांट ना बहुत लचीला भी होता है, बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। ओके, आगे उसके बाद इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। एपिडर्मिस का मतलब हो गया रूट स्टीम लीफ के ऊपर सबसे ऊपर वाला हिस्सा, एक लेयर, बेसिकली ट्रांसपेरेंट लेयर होता है वो। कभी आप उसको लैब में देखेंगे ना, आपको वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा। और उसके नीचे हमारा पाया जाता है कोलेनकाइमा, जिसके वजह से हमारा प्लांट क्या होता है? थोड़ा सा लचीला हो जाता है। ओके, आगे फिर इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज लीफ एंड स्टीम विदाउट ब्रेकिंग इट। आप पत्ते को या फिर टहनी को या फिर उसके जड़ को आराम से मोड़ पाते हो। क्यों मोड़ पाते हो? बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा, क्योंकि कोलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कोलेनकाइमा की वजह से आप आराम से उसको मोड़ सकते हो, वो जल्दी टूटता नहीं है। तो ये हमारा कोलेनकाइमा के बारे में हुआ। कोलेनकाइमा के बाद हमारा एक लास्ट बच रहा है स्क्लेरेनकाइमा। चल इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये भी हमारा एक परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है। पहला बात, क्योंकि हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे? परमानेंट टिश्यू के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट डेड सेल, लेकिन इसमें क्या होते हैं? डेड सेल होते हैं, इसमें लिविंग सेल नहीं होते हैं, इसमें डेड सेल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप चाहें तो डिफरेंस बिटवीन भी कर सकते हैं।
स्क्लेरन कायमा, पेरेन कायमा, कॉलन कायमा, इन सभी में डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से नोट्स को डिजाइन किया है कि आप इसमें कम से कम 4-5 पॉइंट को डिफरेंस बिटवीन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस बिटवीन वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। तो इसमें हमारे डेड सेल होते हैं, देयर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस, इसमें हमारा इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। इसका मतलब हो गया कि सेल बहुत ही टाइटली पैक है। आगे, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ये प्लांट पार्ट को क्या देगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ताकत देता है, उसको मजबूती देता है ताकि जल्दी वो गिरे नहीं, आराम से वो खड़ा रहे। आगे, इट ऑल्सो मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, हार्ड एंड स्टिफ का मतलब है कि ये प्लांट को बहुत ही ठोस और बहुत ही कठोर बना देता है, जल्दी उसको आप मोड़ नहीं पाते हैं। ओके, ये अभी एग्जाम्पल देंगे आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया है इसके बारे में। एग्जाम्पल, हस्क ऑफ अ कोकोनट, कोकोनट का जो छिलका होता है, जब आप नारियल को फोड़ते हो तो कितना ताकत लगाना पड़ता है उसको फोड़ने में, सोचिए तो कितना मजबूत होता है वो। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि आसानी से हम लोग नारियल को फोड़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, ये जो कोकोनट आप इतना टाइट देखते हो बहुत मजबूत होता है, ये एक स्पेशल प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, उसका नाम है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ओके, जिसके वजह से हमारा नारियल का जो पूरा छिलका है बेसिकली हम लोग कह सकते हैं वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। आगे, दे आर लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग होता है, अब आपने देखा होगा नारियल का छिलका कैसा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, प्लस वो नैरो होता है, नैरो का मतलब ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता, वो थोड़ा सा सांकड़ा होता है लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है ना, आगे, दी वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन क्या है भाई, अ केमिकल सबस्टांस विच एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन्स देम, लिग्निन का मतलब है कि केमिकल है, जो केमिकल क्या करता है बेसिकली, मतलब सीमेंट के तरह उसको हार्ड कर देता है। आपने देखा है ना, नारियल का छिलका जब आप छीलते हो तो कितना हार्ड रहता है, एकदम सीमेंट का जैसा। उसको क्या हम लोग हाथ से जल्दी छील पाते हैं, नहीं, उसके लिए हम लोगों को प्लास पेचकस लेके छीलना पड़ता है उसको, है ना। छठ पूजा में तो बेसिकली ऐसे हम लोग करते हैं अपने घरों में। तो ये बेसिकली लिग्निन हमारा एक केमिकल है जो कि नारियल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसके जैसा, सीमेंट के जैसा। सीमेंट जब जमने के बाद कितना हार्ड सपोर्ट देता है, उसी प्रकार से हमारा ये भी है। उसके बाद तो अब यदि आपसे पूछे कि लिग्निन है क्या, तो एक केमिकल है बेसिकली जो कि एकदम सीमेंट के जैसा हार्ड कर देता है हमारे प्लांट के पार्ट को। आगे बढ़ते हैं फिर, एग्जांपल यदि पूछे तो आप कोकोनट दे दीजिएगा एग्जांपल। उसके बाद फिर, इट इज़ प्रेजेंट इन स्टेम्स, हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स एंड नट्स, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाएगा स्टीम में यानी कि टहनी में, इसीलिए टहनी भी हमारा बहुत मजबूत होता है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ बीज हो गए हमारे और कुछ हमारे नट हो गए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि आपको याद ना रहे ना तो आप नारियल का दीजिएगा, एकदम प्योर एग्जाम्पल है, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है, कोई डाउट इसमें। नारियल बेसिकली हमारा किसके जैसा बिहेव करता है, नट के जैसा बिहेव करता है। अच्छा, इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अखरोट, वही एग्जाम्पल है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, कितना टाइट होता है वो, तो हमारा स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल हमारा वही है। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।